जय संघ शक्ति। जो आईटी सीरीज पे जो वेबिनार अपने चल रहे हैं, वेबिनार की सीरीज आईटी पे, उसमें आज अपनी ये तीसरी वेबिनार हो रही है। शुरू में अपन ने प्रारंभिक परिचय दिया था, उसके बाद पिछले सप्ताह अपन ने 2 विषयों पर वेबिनार आयोजित की थी। 2 विषयों पे अपने को बताया था आईटी से संबंधित 2 टूल्स पे, 2 तरह के क्षेत्रों पर। आज अपन फिर से अगले सेशन में आ रहे हैं और आज अपने पास वर्क डे और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग दो चीज़ों पे अपन बात करेंगे। वर्क डे और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। वर्क डे क्या है और उसमें क्या संभावनाएं रोजगार की हैं, किस तरह से वो काम करता है, कहाँ कहाँ उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसी तरीके से उनके बर्थडे में आए हो ना। उसी प्रकार से दूसरा ये रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, इसमें भी क्या क्या संभावनाएं हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अपने को अलग अलग 2 व्यक्ति बताएंगे। एक मूल सिंह जी हैं, जिनका परिचय वो खुद देंगे अपने को जब बोलेंगे। फिनलैंड में आप कार्यरत हैं, यूरोप में। और दूसरे मोनू सिंह जी शेखावत हैं, जो अभी पूना में हैं। तो अपन प्रारंभ करें नरसा। हाँ हाँ सर। हाँ, तो तो नरेंद्र सिंह जी जो इस पूरे अपने इसको लीड कर रहे हैं पूरी को, वो पहले थोड़ा सा परिचय दे दें, उसके बाद में प्रारंभ करें। हाँ नरसा। हाँ सर। सो वैसे परिचय आपने दे दिया है, लेकिन एक बात वापस बोल देता हूँ। तो आज जैसे सेशंस रहेंगे, हमारे 2 सेशंस हैं। जैसे हमने डिसाइड किया है कि कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे को हम लोग आपको कुछ ना कुछ सेशंस देते रहें, नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते रहें। तो पहला सेशन रहेगा वर्क डे पर, जिस पर मूल सिंह जी बोलेंगे। और उसके बाद दूसरा सेशन रहेगा रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स। तो ये दोनों टूल्स हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कर सकता है, कहाँ से पढ़ाई की जा सकती है, उन सब के बारे में, दोनों टूल्स के बारे में हम जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी हैं। तो पहले मूलसा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मूलसा, ओवर टू यू। आप प्लीज कंटिन्यू करें, शेयर करें, और यू कैन कंटिन्यू प्लीज। जी धन्यवाद। जय श्री शक्ति। मेरा नाम मूल सिंह भाटी है और मैं अभी फिनलैंड करके एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ कार्यरत हूँ। और मेरा गांव जोधपुर जिले की फड़ौदी तहसील में कान सिंह केशेड गांव है। और मेरे को लगभग साल हो गया है यहाँ फिनलैंड नौकरी करते हुए। इससे पहले मैं बैंगलोर में था, और बैंगलोर से पहले मैं शुरू शुरू में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं पुणे में था, पवन सिंह जी के पास। और मैं आज वर्क डे करके एक टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ यूज होती है, उसमें किस तरह की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, या किस तरह का बंदा एलिजिबल है उसको ज्वाइन करने के लिए, और क्या एजुकेशनल क्राइटेरियाज हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम इसके कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज जो हैं वर्क डे की, उनके बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। और फिर मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, हाउ टू गेट एंट्री इनटू एचआर, वो भी मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया बताऊंगा। और एचआर में किस किस तरह के फंक्शंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, या किस तरह से नौकरी उसमें स्टार्ट की जा सकती है, उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि नरसा ने बताया कि मैं वर्क डे में एक ईआरपी टेक्नोलॉजी उसमें जॉब करता हूँ, और टीएटो में मैं नौकरी करता हूँ अभी। टीएटो के हेडक्वार्टर हैं फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, वहाँ हूँ। और वर्कडे एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, जो कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जो एचआर सिस्टम होते हैं, उनकी एक मैनेजमेंट टूल है। और फाइनेंस मैनेजमेंट की भी एक एप्लीकेशन है। वर्कडे इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है जो कि वर्कडे नाम की कंपनी ने बनाया है। और जो पार्टनर कंपनीज हैं वर्कडे की, जैसे एसेंचर हो गई, आईबीएम हो गई, आपकी केपीएमजी हो गई, डिलॉयट हो गई, मेरी कंपनी टीएटो हो गई, ये वर्कडे पार्टनर कंपनीज हैं। और ये पार्टनर कंपनीज, जब वर्कडे प्रोडक्ट सेल हो जाता है या बिक जाता है, उसके बाद हमारी कंपनियां एज ए पार्टनर इसको जाके इम्प्लीमेंट करती है इन क्लाइंट्स के लिए। और क्लाइंट्स कैन बी डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, हर तरह के क्लाइंट हैं इसमें। बैंकिंग क्लाइंट्स भी हैं इसमें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हैं इसमें, आपकी बैंकिंग है, रेलवेज है,
फ्राइट लाइन कुरियर कंपनीज हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट हर तरह का जहां भी एचआर की जरूरत है वहां पे इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और ये क्लाउड टेक्नोलॉजी है तो बड़ा निश और नई डिमांड वाली टेक्नोलॉजी है ये आजकल मार्केट में। और इसके रिसोर्सेज जो हैं अभी आज की तारीख में इंडिया में भी कम है और ग्लोबली भी, यूएस में तो काफी इसके रिसोर्सेज हैं, बट बैंकिंग क्लाइंट्स भी हैं अदर हाँ हाँ कंटिन्यू करें आप। रही है। अच्छा हाँ जी, तो इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज और डोमेन के क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, वर्कडे क्या है? वर्कडे एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS बिजनेस एप्लीकेशन है और इसमें बड़ा इजी टूल है ये, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको यूज करना। और जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑन प्रेमिसेस HCM टेक्नोलॉजीज हैं और फाइनेंस टेक्नोलॉजीज या एप्लीकेशंस हैं जैसे SAP और Oracle जो पहले चलती थी और अभी भी कई कंपनीज चलाती हैं या उन पे काम करती है, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही इजी टूल है, यूजर फ्रेंडली टूल है। और इम्प्लीमेंटेशन बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें, इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया है तो इस प्रोडक्ट को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको जस्ट इम्प्लीमेंट करनी है। एंड इसमें कस्टमाइजेशन भी बड़ी इजीली हो जाती हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस नीड की भाई किस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसमें चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कभी भी एक वर्कडे का इम्पोर्टेंट नोट है कि ये इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज हो सकती है और ये वर्कडे कंपनी जो है कभी भी इस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकती है। सो डू नॉट कंसिडर दिस एज एन कॉन्क्रीट सोल्यूशन, ये कभी भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये नीचे नोट भी डाला है अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें वर्कडे टेक्नोलॉजी में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अब इसमें दो तरह के डोमेन होते हैं, एक होता है HCM, एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो HCM में किस किस तरह के मॉड्यूल होते हैं? एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कोर HR होता है वो होता है। फिर एक रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स होती है कि भाई बिजनेस चल रहा है, आपकी कंपनी किसी तरह का बिजनेस कर रही है। अब उसमें आपने HR में कितने बंदे कितनी तारीख को हायर किए हैं, उनका कब प्रमोशन होना है, उनका कितना सैलरी हाइक होना है, उनको कौन कितने सालों से किस कंपनी में किस पोजीशन पर जॉब कर रहा है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर एनालिसिस होते हैं और वो एनालिसिस मैनेजमेंट या फिर जो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो यूज करके और उस पे डिपेंडिंग अपॉन दैट वो अपना बिजनेस ग्रो करते हैं या रिड्यूस करते हैं या वो जो भी उनकी कैलकुलेशंस होती है वो करती है। तो इसमें एक मॉड्यूल रिपोर्टिंग एनालिटिक्स का होता है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जिनको नंबर्स वगैरह की अच्छी जान है या पहचान है, जैसे कि BCom, MCom या MBA इन फाइनेंस वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो रिपोर्टिंग एनालिटिक्स वाला जो मॉड्यूल है ये बेस्ट सुटेबल करता है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कोर HCM टूल या जो मॉड्यूल है, उसके लिए जो MBA HR वाले लोग हैं या फिर जो BBA HR जिन्होंने BBA किया है HR में या फाइनेंस में, वो बंदे भी इसमें एलिजिबल हैं या फिर इस तरह की नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग करके और फिर जिन्होंने MBA किया है, वो लोग भी वर्कडे में सीनियर मैनेजमेंट लीड लेवल वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। कैपजेमिनी जैसी कंपनियां हायर करती है, Tieto पुणे में हायर करती है, बैंगलोर में तो नहीं करती, पर हाँ इनके ऑफिस तो Tieto के बैंगलोर और पुणे दोनों जगह है, बट इनका वर्कडे की जो कैपेबिलिटी है या जो टीम है वो पुणे में बैठती, इॉन खराड़ी IT पार्क में। उसके बाद में ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ये भी एक मॉड्यूल है। जो ऑडिटिंग वाले लोग होते हैं, जो कॉमर्स वाले लोग हैं या जिन्होंने MBA इन फाइनेंस किया, उनको ऑडिट वगैरह की काफी नॉलेज होती है, तो वो लोग इस मॉड्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्कफोर्स प्लानिंग एक कितने लोग चाहिए मेरे को मेरी कंपनी में, काम 100 बंदों का है तो मैं 80 से ही काम चला लूंगा, नहीं चला लूंगा, या मेरे को 100 के 100 चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो वर्कफोर्स है, इट्स पार्ट ऑफ HR। तो वो भी HR के जो MBA HR या BBA HR वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये मॉड्यूल अच्छा है। रिक्रूटिंग अगेन पार्ट ऑफ HR, तो जिन लोगों ने BBA और MBA HR किया है। टैलेंट मैनेजमेंट फिर इसी तरह का मॉड्यूल है जिसमें कि हम लोगों के प्रमोशंस या फिर उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको मैनेज करना, उसको टैलेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर लर्निंग, जो आजकल लर्निंग पे बड़ा फोकस है कंपनीज का कि मेरी कंपनी में 4 बंदे मेरे को वर्कडे टेक्नोलॉजी पे चाहिए, तो मेरे को उनको कब ट्रेनिंग करवानी है, कितने महीनों की ट्रेनिंग करवानी, क्या मेरा ट्रेनिंग का बजट है, कितना पैसा मेरे पास ट्रेनिंग के लिए अलग रखा हुआ है, या कितने फ्रेशर लड़के हायर करने हैं और फिर उनके ऊपर कितना ट्रेनिंग कॉस्ट मेरे को लगाना है। तो उन सब चीज़ों के लिए लर्निंग मॉड्यूल्स, कॉर्नरस्टोन ऑन डिमांड करके एक
और क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी है जो इस वर्कडे लर्निंग का काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है। साबा करके एक लर्निंग की टेक्नोलॉजी है जो बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका। तो लर्निंग इज अगेन वन ऑफ द मॉड्यूल्स वर्कडे में HCM मॉड्यूल के अंडर। उसके बाद में आपका कॉम्पनसेशन है, जो सबको पता है कि जो जो लोग फाइनेंस वाले बंदे हैं, M.Com B.Com या कोई CA करके आया है, तो वो लोग इन कंपनियों में जो कॉम्पनसेशन का मतलब पेरोल हो गया, कॉम्पनसेशन और पेरोल जो सैलरी होती है कि आपने किसी बंदे को हायर करना है तो उस बंदे को कितने कितने पैसे पे लेना है, उसका सैलरी ब्रेकअप क्या होगा, HRA कितना होगा, DA कितना होगा, उसका अलाउंसेस कितने होंगे, फिक्स सैलरी कितनी होगी, वेरिएबल पे कितना होगा, उसके अलाउंसेस कितने होंगे, किस पोजीशन पे रहेगा, वो सब चीजें कॉम्पनसेशन में होती है। तो जो बंदे B.Com M.Com वाले हैं या फिर जिनको कॉमर्स या नंबर्स का ज्ञान है, उन लोगों के लिए ये कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स वाला जो मॉड्यूल है वो बड़ा अच्छा। और सिमिलरली पेरोल मैनेजमेंट एज वेल, पेरोल में भी ADP करके एक टूल है जो इसका अच्छा कॉम्पिटिटर है। तो अभी तक इंडिया में तो पेरोल का इतना वर्कडे का डिमांड है नहीं, और US और UK और एक दो कंट्रीज में और जर्मनी पेरोल वगैरह आए, इतना डेवलप्ड टूल है नहीं इसका वर्कडे का। बट हाँ, स्लोली इट्स ग्रोइंग, मतलब धीरे धीरे इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है पेरोल पे। बट हाँ, टू स्टार्ट विद एनीवन हु इज इन, जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वो लोग इस तरह के मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं। टाइम एंड एब्सेंस, अगेन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ, इन सब के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाएगी। बट हाँ, टाइम एंड एब्सेंस भी, कि भी बंदा कितने बजे ड्यूटी आता है, कितने बजे वापस जा रहा है, उसके कितने घंटे ऑफिस में हुए हैं, और उससे रिलेटेड ही फिर उसका ओवर टाइम हो गया या उसका जो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने हैं या उसकी हाजिरी लगनी है, वो सब टाइम एंड एब्सेंस, या कितने दिन की छुट्टी कौन बंदा जा रहा है, ओवर टाइम छुट्टी तो नहीं जा रहा है, वो सब चीजें इस मॉड्यूल में काउंट होती है। इसी के सिमिलर एक और वर्कडे का मॉड्यूल या एक और टूल है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंस का। इसमें ज्यादातर फाइनेंस वाले बंदों का काम आता है, और ये जो B.Com M.Com वाले बंदे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने सुना है कि राजस्थान में खूब B.Com M.Com वाले लड़के हैं और उनको पता नहीं है कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज में जाए या फिर किस तरह का जॉब किया जाए। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल वर्कडे का बड़ा अच्छा टूल है, और SAP में भी फाइनेंस के कुछ मॉड्यूल वगैरह हैं, और Oracle वगैरह में। तो इसमें भी ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स है। मैं जबकि फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं HR का एक्सपर्ट भी नहीं बोल सकते, बट हाँ, मैं HR पे काम करता हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं HR पे ही काम कर रहा हूँ। पहले मैं ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल था, आई वॉज कोर HR इनटू रिक्रूटिंग, और HR बिजनेस पार्टनर भी रहा हूँ मैं कैपजेमिनी में। और उसके बाद में मैं ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, अदर साइड ऑफ द टेबल आया हूँ, जहाँ मैं अब कंसल्टिंग करता हूँ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की। बट हाँ, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस में ये काफी आपके रिपोर्टिंग एनालिटिक्स है, और रेवेन्यू मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग एंड सेंटर है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक्सपेंसेस है, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, ग्रांट्स मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें फाइनेंस वालों को पता है, और जो B.Com M.Com वाले या जो जो लोग CA वगैरह कर रहे हैं, उनको ये सब चीजें उनकी रात दिन की स्टडीज में होती है, तो दे कैन कोरिलेट मोर टू इट। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि वर्कडे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी खूब ऑप्शंस हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, या अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया कि इंडिया में नई टेक्नोलॉजी है, इतनी इंडिया में अभी तक बूम हुई नहीं है इसकी, और लोग ज्यादा जानते भी नहीं है। और सबसे बड़ी इसमें नौकरी आसान लगने का चांसेस ये है कि इसमें रिसोर्सेज बहुत कम है। आज जो डिमांड है मार्केट में वो ज्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स, और मुंह मांगा पैसा देती है कंपनियां, और मुंह मांगी आपको, आई वुड से नॉट मुंह मांगी बहुत ज्यादा, बट हाँ कॉम्पिटिटिव सैलरीज आई वुड से। और दूसरी चीज इसमें यह है कि आपके ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मतलब आपको यूरोप में काफी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, UK में काफी रिक्वायरमेंट्स है, US में तो थोड़ा टफ है, बट हाँ यूरोप और UK में इसकी काफी डिमांड है। और इंडिया में भी अभी एसेंचर जैसी कंपनियां, KPMG जैसी जो बिग 4 कंपनीज हैं, वो काफी ज्यादा हायर कर रही है और काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है वर्कडे टेक्नोलॉजी में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कडे स्ट्रीम में 2 तरह की स्ट्रीम्स होती है। पहले तो मैंने डोमेन का बताया कि एक HCM डोमेन होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डोमेन होता है। अब उसके अंदर भी 2 तरह की स्ट्रीम होती है, एक होती है फंक्शनल कंसल्टेंट और एक होता है टेक्निकल कंसल्टेंट। फंक्शनल कंसल्टेंट कौन होता है? जो कि टेक्नोलॉजी या इसकी इंटीग्रेशंस नहीं बनाता है। फंक्शनल कंसल्टेंट वो होता है जो कि इट इज सिमिलर टू बिजनेस एनालिस्ट इन अदर टेक्नोलॉजीज। जैसे हमारे अदर टेक्नोलॉजीज में अगर मैं किसी डेवलपमेंट टूल की बात करूं तो वहां पे जो BA होता है, बिजनेस एनालिस्ट, उसका काम होता है कि आपको क्लाइंट के पास जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको वापस भेजना है, साइन ऑफ करना है,
डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने साइन ऑफ कर दिया तो उसको वापस जाके हमने अपने डेवलपर्स को उनकी भाषा में समझाना है कि भैया अपने को ये चीज डेवलप करनी है। जो फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं वो इन रियल लाइफ दे रियली डू नॉट, वो खुद डेवलप नहीं करते हैं किसी तरह का, उनका काम पंचायती होता है और उनका काम इज जस्ट टू मेक श्योर दैट जो क्लाइंट की भाषा है या जो एचआर की जो भाषा है या टर्मिनोलॉजीज है वो अपन टेक्निकल लैंग्वेज में अपने बंदों को, जो इंजीनियर्स हैं मेरे, उनको कैसे समझाऊं मैं। इसके लिए द फर्स्ट एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी अंग्रेजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द क्लाइंट फेसिंग रोल। तो उसके बिना आपको जो क्लाइंट फेसिंग रोल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज आपको उसमें ये होनी चाहिए कि आपका एचआर का बैकग्राउंड होना चाहिए, कि आपको जो एचआर का बंदा क्या बोल रहा है, उसकी क्या पीड़ा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझनी पड़ेगी। यू नीड टू वियर द शू ऑफ द एचआर कि भैया उसको क्या चाहिए, और तभी आप उसकी भाषा समझ के और उस चीज को आप डॉक्यूमेंट करके और आप अपने इंजीनियर्स को समझा पाओगे। सो दैट इज पार्ट वन, फंक्शनल कंसल्टेंट। अब फंक्शनल कंसल्टेंट में भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं और एचआर मैनेजमेंट में भी फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं। तो जो फाइनेंस वाले फंक्शनल कंसल्टेंट हैं, good communication skills is needed there as well, but yes, they would need to have a good finance background। मतलब फाइनेंस का अच्छा, उसको एचआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए फाइनेंस का अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरे तरह के जो कंसल्टेंट होते हैं वो होते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट। ये मेनली वो होते हैं जो कि इंजीनियर्स होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत जावा या फिर बेसिक डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, या फिर उनको पता हो कि इंटीग्रेशन कहाँ से कैसे एक टूल से दूसरे टूल में। तो वर्कडे में क्या होता है कि ज्यादातर जो पुराने टूल्स हैं, अब जैसे कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे अपने जयपुर में ही है ये जो बियरिंग की कंपनी है, उसका नाम भूल गया हूं, व्हाटएवर इट इज, एनबीसी, नेशनल बियरिंग कंपनी। हाँ, तो एनबीसी जो है, अगर एनबीसी इंप्लीमेंट करती है, उन्होंने हमारे प्रपोजल भी चल रहे हैं हमारी कंपनी के साथ, शायद वो प्रोडक्ट अगर लेंगे तो हम लोगों को वो इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। तो एनबीसी में क्या है कि उनके पास मटेरियल्स मैनेजमेंट और दूसरे एसएपी के मॉड्यूल पहले से हैं, तो उनको चाहिए कि वर्कडे के लिए एचसीएम का मॉड्यूल उनको चाहिए। अब एचसीएम के लिए अगर वो मॉड्यूल बना, हम इंप्लीमेंट कर देंगे वर्कडे का, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग टूल है, बट उनको उसके लिए भी दूसरे जो टूल हैं, जैसे उनका पेरोल किसी और टूल से चल रहा है, या उनका जो टाइम मैनेजमेंट का टूल है, या जो सर्विस मैनेजमेंट का है, या डिलीवरी में जो है एसएपी के अदर मॉड्यूल्स हैं, उनके साथ में इंटीग्रेशन भी बनानी पड़ती है हमको, कि कुछ डेटा वहां से फैच हो और वो डेटा हमारे टूल में या हमारे सिस्टम में आके अपने आप इंटीग्रेट होके लोड हो जाए, या फिर यहाँ से कुछ डेटा उनके टूल में जाए, या उस जो लेगेसी टूल हैं, जो पुराने उनके टूल हैं, जैसे एसएपी एचसीएम यूज कर रहे हैं, या एसएपी का फाइनेंस, जैसे मान लो कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो एसएपी का फाइनेंस तो यूज कर रहे हैं और वर्कडे एचसीएम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेशन इज मस्ट नीडेड। तो जो टेक्निकल बंदा है वो सच्ची में रियल डेवलपर चाहिए, जिसको कि इंटीग्रेशंस आपस में बनानी आए, कि भाई वहां से यहाँ डेटा है या वहां से यहाँ आपस में उनके तार जुड़े रहें। सो दैट इज अबाउट टेक्निकल इंटीग्रेशन रिसोर्सेज। हु कैन बिकम, मतलब कौन बन सकता है वर्कडे कंसल्टेंट, कौन बन सकता है? तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मैंने सुना है कि एसेंचर खूब हायर करती है फ्रेशर्स को। फिर जयपुर में अपने एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज में एक कंपनी है अपीरियो करके, जिसको विप्रो ने लेटली टेक ओवर कर लिया है, बट स्टिल दे कैरी देयर नेम एज विप्रो अपीरियो कंपनी करके। उस कंपनी में भी फ्रेशर्स को काफी, मैंने खुद ने, जब मैं भी उस कंपनी में था, 3 साल मैं जयपुर रहा था, तो मैं उस कंपनी में था, तो हम हायरिंग करते थे। ये जो आपकी SKIT कॉलेज है उस तरफ, हाँ, जगतपुरा की तरफ, और ये जो मणिपाल है, इस तरह की हम काफी कॉलेजेस में जाते थे, तो हमने खूब वहाँ कैंपस हायरिंग की है, तो वहाँ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हम लेके आते थे। तो जयपुर वाले लोगों के लिए अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, या कोई MCA BCA ग्रेजुएट है, या कोई MBA HR, वो MBA HR वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई इंजीनियर है और उसने MBA इन HR किया है, तो उसके लिए टू स्टार्ट विद वर्कडे वहाँ पे वो हायर करते हैं फ्रेशर्स को, और देन दे गेट द सर्टिफिकेशंस डन। अच्छा, इसमें वर्कडे में एक सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है सर्टिफिकेशंस, और सर्टिफिकेशंस हम बाहर से नहीं कर पाते हैं, वो पार्टनर कंपनीज ही कर पाती है। मैंने यहाँ पे नीचे एक लिंक दिया है कि टारगेट कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो वर्कडे पार्टनर कंपनीज हैं, जो मैं कुछ नाम है, और बाकी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है नीचे, तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा, प्लीज रेफर दिस लिंक टू सी द फुल लिस्ट ऑफ वर्कडे पार्टनर्स। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्टनर्स
ग्लोबली जितने भी हैं, भारत के भी और भारत से बाहर भी कौन कौन सी कंपनियां इस वर्कडे के पार्टनर हैं, वो आपको इस लिंक से मिल जाएंगे। अदरवाइज जो मोटे मोटे जो मेरे को नाम याद हैं या जिनको मैं डे एंड नाइट में जानता हूं, वो हैं एसेंचर, डिलॉयट, IBM, कैपजेमिनी, KPMG, T8O। तो ये जो कंपनियां हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, ये कंपनियां सिर्फ वर्कडे सर्टिफाइड रिसोर्सेज को ज्यादातर हायर करती है, बट समटाइम्स दे वुड प्रेफर पीपल हु आर फ्रेश ग्रेजुएट्स जब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और अदरवाइज दे वुड प्रेफर टू हायर पीपल फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजीज, जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं इनसे मिलती जुलती, जैसे SAP HR है, या फिर सक्सेस फैक्टर्स है, ओरेकल का ERP है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लोग भी ये क्रॉस ट्रेन करने के लिए हायर करते हैं, इस तरह की कंपनियां। और इसके अलावा जो नॉन पार्टनर कंपनीज हैं जो कि ऐसे ही हायर कर लेती है, वहां पे आपको ना तो एक्सपीरियंस चाहिए ना आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, बट हाँ, आप ये जो नॉन पार्टनर कंपनीज हैं इनमें अगर आप साल 1.5 साल जॉब कर लेते हो तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और फिर ये जो पार्टनर कंपनीज हैं ये आपको हायर कर लेती है कि चलो भाई बंदे को बेसिक्स तो आते हैं। तो TCS हो गई, हेक्सावेयर हो गई, कॉग्निजेंट अभी रिसेंटली पार्टनर बनी है बट नॉट ऑफिशियली, दे आर इन प्रोसेस ऑफ, उन्होंने कोई एक नई कंपनी एक्वायर की है, US कंपनी या कहीं की कॉग्निजेंट ने एक कंपनी एक्वायर की है, वो वर्कडे पार्टनर है। तो आई वुड से पैरेलली कॉग्निजेंट को भी वो पार्टनरशिप का वो मिल जाएगा तमगा। और फिर जेनपैक्ट है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये नॉन पार्टनर कंपनीज हैं, इनमें हम टू स्टार्ट विद वी कैन जॉइन दीज कंपनीज एंड देन फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड वंस वी एक्वायर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी कैन मूव इनटू पार्टनर कंपनी स्लोली। अच्छा, और किस तरह के बंदे इस टेक्नोलॉजी में नौकरी स्टार्ट कर सकते हैं? जो फाइनेंस एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जिन्होंने फाइनेंस में कहीं काम किया है, अकाउंटेंट की नौकरी की है, या फिर उन्होंने कहीं फाइनेंस का मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट हाँ, फाइनेंस से जो भी जिन जिन बंदों ने नौकरियां की, और HR में जिन लोगों ने काम की, जैसे कोई HR बिजनेस पार्टनर है, कोई रिक्रूटर है, या फिर कोई कॉम्पनसेशन बेनिफिट में जॉब किया है या लर्निंग में किया है, तो मॉड्यूल स्पेसिफिक नौकरियां इस तरह के कैंडिडेट्स को, जिन्होंने साल 1.5 साल 2 साल HR में अगर काम किया है, तो दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वर्कडे जॉब्स। मतलब उनकी जो चांसेस हैं वो ज्यादा है क्योंकि उनको डोमेन नॉलेज है और उनको बाकी ज्ञान है। वर्कडे का नहीं बोल सकते, बट हाँ HR का ज्ञान है, तो दे कैन को रिलेट टू इट। तो उस कंडीशन में आपकी जो बैकग्राउंड है ना, एजुकेशन बैकग्राउंड, वो ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर मान लो कि मैं 2 साल HR में नौकरी कर लूं कहीं किसी कंपनी में, जैसे रिक्रूटरी जॉब कर लिया मैंने, या HR बिजनेस पार्टनर जॉब कर लिया मैंने 2 साल किसी कंपनी में छोटी मोटी में, तो मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, दैट डजंट मैटर कि मैं BCom हूँ, BA हूँ या कुछ भी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे को क्या आता है वो मैटर करता है। सो जिन लोगों की जो लोग पहले से हैं HR में या फाइनेंस में, उन लोगों के लिए भी दिस इज ए गुड ऑप्शन टू ट्राई विद, कि कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग बैठ जाए। तो उसके बाद में मैंने नीचे 2 लिंक दिए हैं। एक लिंक है जिसमें आपको ऑनलाइन डेमो है। तो वर्कडे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे फिर से मैं वही नोट पढ़ रहा हूँ कि ऑल और एनी पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन चेंज एट कंपनीज डिस्क्रिप्शन। मतलब इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आप इस लिंक को खोलें और जब भी आप देखना चाहें आपको बस अपना ईमेल आईडी और नाम डालना है, और आप उसको फिर डेमो देख सकते हो कि ये क्या है, मतलब क्या चीज है ये वर्कडे। तो आपको हर मॉड्यूल का एक डेमो वहां पे मिल जाएगा, तो आप वो डेमो देख सकते हैं। आई विल नॉट ओपन दिस राइट नाउ, मेरे को नहीं लगता कि अपने पास इतना समय होगा कि मैं आपको डेमो वगैरह भी दिखाऊं, बट हाँ, आप जब भी समय मिले तो मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, PPT आप देख सकते हैं। मैंने लिंक्स फेसबुक कमेंट्स में डाल दिए, तो कोई भी देख सकता है। धन्यवाद नर्सा जी, धन्यवाद नर्सा। उसके बाद में सो दैट वाज अबाउट वर्कडे। उसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्कडे में और कौन लोग आ सकते हैं। जो लोग मैंने पहले भी बताया कि सिमिलर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे SAP है और ओरेकल है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज में जो लोग पहले से काम करते हैं उनके लिए भी इजी मूव होगा अगर हम वी स्लोली मूव इनटू वर्कडे। तो काफी कंपनीज प्रेफर करती है कि क्योंकि रिसोर्सेज कम है मार्केट में, और रिसोर्सेज तो चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है कि भैया जो इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसी को लें, इंस्टेड ऑफ हायरिंग ए फ्रेशर और एकदम नई चिड़िया हायर करने से अच्छा है कि हम मिलते जुलते उस लेवल के लोग हायर करें। तो ओरेकल EBS है और SAP है जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, और आप नीचे लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि SAP में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, और कुछ ब्लॉग्स वगैरह हैं। यहाँ पे भी कुछ मैंने ओरेकल के लिए भी
कुछ लिंक्स दिए हैं, तो आपको जब समय मिले तो देख लीजिएगा। बट अदरवाइज मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि भाई ओरेकल में ये मॉड्यूल्स हैं, ह्यूमन कैपिटल है, सीआरएम है, फाइनेंस है, प्रोजेक्ट्स है, enterprise asset management, manufacturing or supply chain management, or similarly in SAP we have project systems, quality management, plant management, production planning and all that. इसमें भी आपका HR और फाइनेंस है। तो वर्कडे का अभी तक सिर्फ HR और फाइनेंस आया, बाकी मॉड्यूल्स नहीं आए हैं, क्योंकि ये नया टूल है और इसको 5-7 साल ही हुए हैं, तो इसकी अभी 5-10 साल और डिमांड रहेगी मार्केट में। काफी निश स्किल है ये मार्केट में। आप ये लिंक्स देख सकते हैं नरसा, आप अगर चाहो तो ये लिंक्स भी पोस्ट कर सकते हो वहां पे। हाँ, पोस्ट कर दिए मैंने। जी धन्यवाद। अब मैं बताता हूँ HR के बारे में। तो हाउ कैन, और मैं बताना चाहूंगा कि HR क्या है। HR ऑलमोस्ट हर कंपनी में रिक्वायरमेंट है। लेट इट बी एन IT कंपनी, इट कैन बी ए BPO, इट कैन बी ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे हमने NBC का एक एग्जाम्पल बताया, अभी NBC में भी हमारे एक जान पहचान वाले हैं, वो HR मैनेजर ज्वाइन किया उन्होंने जयपुर में। तो there are a lot of companies और almost all industries are into HR। आजकल तो कॉलेजेस में भी HR होने लग गए हैं। जो ये बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, LMNIT और आपकी जो लक्ष्मी निवास मित्तल वाली जयपुर में महिंद्रा सेज पे जो रोड पे है, वो इस तरह के इंस्टीट्यूट, उनमें भी HR फंक्शन हो गया है। तो HR इज एवरीवेयर। मतलब कोई ऐसी जगह या कोई होटलों में भी आजकल जो बड़े बड़े होटल चैन है, जैसे मेरियट वगैरह हो गया, ताज वगैरह हो गया, इनमें भी HR में खूब लोग हैं। तो आई वुड से जो लोग ज्यादा टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, या जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, या जो नहीं कर सकते हैं, या फिर मान लो कि उनका कोडिंग में या इन चीजों में दिमाग ना भी लगे, तो HR इज ऑल्सो ए गुड जॉब। मतलब इसमें आपको बस थोड़ी सी अंग्रेजी का ध्यान रखना है, अदरवाइज इट्स एन एक्सीलेंट जॉब टू बी इन। और इसमें भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टाफिंग होता है जिसमें हम HR प्लानिंग करते हैं, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कि भाई बंदे को कैसे हायर करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसका इंटरव्यू कैसे होना है, उसका प्लेसमेंट कैसे होना है, उसका प्रमोशन कैसे करवाना है, ट्रांसफर कैसे करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, या एक टीम से दूसरी टीम में। तो वो सब स्टाफिंग का पार्ट है। उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्कडे में भी एक टूल है वर्कडे लर्निंग करके। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो वर्कडे लर्निंग करता है। तो वर्कडे लर्निंग में भी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हो गई, उनकी डेवलपमेंट हो गई। मैनेजमेंट्स, कई पुराने जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने मैनेजर बैठे हैं, अब वो मैनेजर तो बन गए, पर उनका जो प्रेजेंटेशन है या उनका जो स्किल सेट है, वो अभी भी पुराने जमाने वाला, ये 90s का है। तो उनको अपग्रेड करने के लिए देयर आर डिफरेंट डेवलपमेंट प्लान्स टू मेक श्योर दैट दे आर प्रेजेंटेबल। मतलब उनकी बोलचाल सुधर जाए या उनका प्रेजेंटेशन सुधर जाए क्लाइंट के आगे। तो इस तरह के भी लर्निंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग जो टीम होती है, वो इस तरह के प्रोग्राम भी करती है। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, भाई कौन सा बंदा प्रमोशन के लायक है, किसका क्या परफॉर्मेंस है, उन सब चीजों से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम और कॉम टीम करती है। फिर कॉम्पनसेशन में क्या क्या है, तो कॉम्पनसेशन में जैसे मैंने बताया कि आपको जो BCom M.Com वाले लड़के हैं या जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये मॉड्यूल या ये फंक्शन बेस्ट है, जिसमें कि आप सैलरी और वेजेस देखते हो कि किसको कितना HRADA देना है, पे बेनिफिट्स क्या देने हैं, पेरोल कैसे रन करना, बोनस क्या देना है, कोई बैंगलोर से पुणे जा रहा है तो उसको रिलोकेशन कैसे देना है। सॉरी। तो ये आपका कॉम्पनसेशन हो गया। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि ज्यादा हाई फाई पढ़े लिखे लोग भी नहीं चाहिए और ज्यादा अंग्रेजी वाले भी नहीं चाहिए। तो एडमिन में क्या होते हैं कि जो सेफ्टी और हेल्थ देख ले, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन देख ले, एम्प्लॉय रिलेशंस देख ले, लेबर रिलेशंस, जैसे NBC वगैरह जो कंपनियां हैं, इनमें क्या कि लेबर रिलेशंस खूब ज्यादा जरूरी होती है। फिर सरकार के साथ लाइजनिंग होती है कि भाई सरकार ने बोल दिया कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 30% लोग ही रखने हैं और लोगों के मास्क होना चाहिए। वो सब जो एडमिन काम है, हाउस कीपिंग हो गया या रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, या ऑडिट के जो कागजी कार्रवाई की भाई राजस्थान सरकार ऑडिट करती है आपकी कंपनी में आके कि भैया तुम ठीक से टैक्स भर रहे हो नहीं भर रहे हो। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो है, इंश्योरेंस हो गई, एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस हो गई, ESI हो गई, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, PF हो गया, इन सब चीजों के लिए एडमिन का एक फंक्शन अलग होता है। तो जो एडमिन वाले लोग हैं उनके लिए भी एक स्ट्रीम है। और कौन लोग इसमें जा सकते हैं, कोई भी बंदा जो BBA और MBA HR है, या फाइनेंस ग्रेजुएट है, या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स विद MBA, वो भी बंदा इस तरह के HR वाले रोल में जा सकता है। बट MBA इज नॉट मस्ट। MBA इज नीडेड फॉर बहुत ही हाई फाई कंपनियां, जैसे जो एसेंचर वगैरह हो गई, या KPMG, डिलॉयट, बिग फोर्स वगैरह हो गई, उनमें MBA की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अदरवाइज यू कैन गो विद BBA HR एज वेल। फॉर
HR आई वुड रेकमेंड कि सबसे आसान तरीका उन लोगों के लिए, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि जो मैंने पहले बता चुका हूँ, वैसे बीकॉम और एमकॉम के जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर कॉम्पनसेशन बेनिफिट फंक्शन इन HR। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो फाइनेंस वाले बंदे हैं, जो एमकॉम बीकॉम वाले, उनके लिए जो कॉम्प एंड बेनिफिट वाला जो फंक्शन है HR में, वो इजी टू गेट इन है। मतलब उनको आसानी से, अब जयपुर में खूब कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में मेट लाइफ है, और इन्फोसिस है, और भी छोटी मोटी कंपनियां हैं कई, जो इस तरह के बंदे हायर करते हैं। उनको 20-25 हजार में बंदा चाहिए तो वो एमकॉम बीकॉम वाले ग्रेजुएट ले लेते हैं और उनसे कॉम बेनिफिट का काम करवाते रहते हैं। तो टू स्टार्ट विद यू कैन जॉइन देयर एंड देन स्लोली वी कैन मूव अहेड, धीरे धीरे सीख साख के। अच्छा, इसमें टारगेट कंपनीज मैंने आपको जैसे बताया कि HR में ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज और ऑल कंपनीज दे हायर फॉर HR टीम। व्हाट इज इजी, इसमें घुसना कैसे है? जैसे मान लो कि हमने BBA HR कर भी लिया और कहीं कुछ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह नहीं बैठ रहा है, तो आई वुड रेकमेंड, सबसे आसान तरीका है HR में घुसने का कि कहीं भी आप कंसल्टेंसी जॉब्स जो हैं उनमें ज्वाइन कर लो। उनमें थोड़ी सैलरीज कम होती है, यू विल नॉट गेट ए ल्यूक्रेटिव जॉब, बट स्टिल टू स्टार्ट विद आप जो कंसल्टिंग कंपनीज होती है, जो HR स्टाफिंग की कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे हायर करती है, या उनमें क्या होता है कि यू कैन ज्वाइन एज ए रिक्रूटर और इधर यू कैन ज्वाइन एज एन स्टाफिंग स्पेशलिस्ट। वहां पे आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, या फिर BPO जैसे आपकी जयपुर में ये है, टेली परफॉर्मेंस वगैरह हो गई, जेनपैक्ट हो गई, WNS हो गई, इस तरह की कंपनियां जो है इनमें आपको फ्रेशर्स के लिए ठीक ठाक नौकरियां मिल जाती है टू स्टार्ट विद। तो BPOs में भी HR में घुसना इज ए इजी टास्क, यू रियली डोंट नीड टू बी एन सुपरस्टार टू डू सो। तो ये हो गई आपकी टारगेट कंपनीज। इस तरह की कंपनीज में आप जा सकते हो, और मैंने नीचे कुछ ब्लॉग्स के लिंक भी दिए हैं जिसमें आपको कि क्या क्या HR फंक्शन होते हैं, कोर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और 2-4 चीजें मैंने लिखी है, तो ये आप देख लीजिएगा जब आपको लिंक मिले। एंड आई थिंक दैट इज ऑल आई हैव ऑलरेडी, मैंने काफी वैसे समय ले लिया है आपका। तो नरसा, आई थिंक आई एम डन विद दिस। अगर आप किसी और को हाँ मोनू जरूर बना को जरूर शेयरिंग मोहन राइट्स साहब। दे दीजिए, मैं आई एम स्टॉप शेयरिंग। हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आपके। और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है ये, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज है जो अपने राजस्थान बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो टेक्निकल नहीं होते, तो उनके लिए सबसे अच्छा जॉब मिला और अपॉर्चुनिटीज आपने बताई है, दोनों हैं इसमें। कोई HR में जाना चाहता है तो HR के थ्रू जा सकता है, कोई बैंक वगैरह में सिंपल काम कर रहा है, कैशियर, सिंपल जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें काम कर रहा है, बिल्कुल वो वहां से आपका IT जॉब में आ सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल। आई विल लाइक थैंक यू अगेन, आपने समय निकाला हमारे लिए, सबके लिए। और अभी मैं चाहूंगा कि अभी मोनू बुना आप तैयार हैं? मैं शेयर कर देता हूँ प्रेजेंटेशन। तो नरसा, मोनू एक बुना। मिनट, ये जो आपके जो हो रहा है ना पूरा, उसमें एक बात मैं बीच में जोड़ना चाहूँगा कि हाँ साहब। प्राय ये मानते हैं अपन कि ये जो जुड़े हुए हैं लोग लाइव, उनको सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्राय ये माना जाता है, जैसा अभी अपन ने पूरा मूल सिंह जी को सुना, और उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आपको टेक्निकली इंजीनियर होना ज़रूरी है। तो ये जो बड़ी भ्रांति है IT के बारे में, जैसे आपके साथ ये 2-3 वेबिनार करने से पहले हम भी यही मानते हैं कि IT का मतलब साहब वो उसमें कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, तभी मतलब निकलता है। तो ये जो करेक्ट। चीज़ है ये बड़ी भ्रांति है, और इस कारण से हम इधर मूव ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो लाइव जुड़े हुए लोग हैं उन सबसे ये निवेदन है कि आप अधिकतम विद्यार्थियों तक ये पेज पे पड़ा रहेगा, यूट्यूब पे हम डाल देंगे। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो तो उस मेहनत का हम सब लोग अधिकतम उपयोग कर सकें, इसके लिए आप जितने भी विद्यार्थी आपके जो संपर्क में, चाहे अभी लाइव नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत सारी भ्रांतियां जो अपने आप ही दूर हो रही है हमारी कि ये चीजें नहीं है। हाँ नरसा, कंटिन्यू करें। हाँ, तो तो मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, हाँ तो नरसा। जी हाँ, नरसा। तो अभी जैसे मूलसा ने प्रेजेंटेशन दिया, आप लोगों को बताया वर्कडे के बारे में। अभी मोनू सिंह बना है, वो अपना पहले परिचय देंगे और फिर वो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एक टूल है उसके बारे में आप लोगों को परिचय कराएंगे। ओवर टू मोनू बना। जय संघ शक्ति। नाम मोनू सिंह शेखावत, गांव सलेदीपुरा, जिला जयपुर, और अभी मैं पुणे में जॉब कर रहा हूँ, क्रेडिट स्विस बैंक करके है उसमें। और आज मैं आपको बताऊंगा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग।
तो इसमें मैं दो और तीन चीज़ें मतलब कह सकते हैं तीन चीज़ें मैं इसमें साथ में जोड़ूंगा, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग और डेटा। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि आईटी और नॉन आईटी दोनों ही स्ट्रीम के बंदे जो है इसमें जा सकते हैं। तो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग मतलब नाम से ही ऐसे समझ में आता है कि रेगुलेटरी रिपोर्टिंग मतलब जो रिपोर्ट हम अपने रेगुलेटर के पास भेजते हैं। तो रेगुलेटर मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें बैंकिंग की, तो भारत की बात करें तो भारत में बैंकिंग में बात करें तो रेगुलेटर जो है वो है मोनू बना, आवाज थोड़ी दब रही है आपकी। ए- अभी अभी सही है? हाँ हाँ, बोलें, चालू रखें। ओके। तो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जैसे बता रहा था, तो बैंकिंग की बात करें तो अभी भारत में जो रेगुलेटर है बैंकिंग के लिए वो है आरबीआई। और ट्रेडिंग की बात करें तो रेगुलेटर है सेबी। इंश्योरेंस की बात करें तो आईआरडीए। टेलीकॉम की बात करें तो ट्राई। तो ऐसे हर एक इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी आपने केस सुने होंगे, नीरव मोदी, विजय माल्या। तो ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने बैंक में फ्रॉड किया और यहाँ से चले गए। तो इस वजह से बैंकिंग जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ रेगुलेशन लगा के अब रिपोर्ट सबमिट करती है अपने रेगुलेटर के पास, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी इस तरीके का फ्रॉड ना कर सके। इसीलिए हम रेगुलेटरी रिपोर्टिंग मतलब इन पिक्चर जो है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग आती है। थोड़ा तो आप रेगुलेटरी ये रिपोर्टिंग। स्पीकर को पास में रखें मोनू बना, आपकी आवाज बीच बीच में दब रही है। ओके। अभी सही है? हाँ, अब सही एकदम। अच्छा, ओके ओके, शायद वो थोड़ा दूर था स्पीकर, इस वजह से। ओके। तो नरसा, नेक्स्ट। ओके। तो अभी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग से पहले मैं आपको बता दूंगा रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग टूल हमारे पास जो है इंडस्ट्री में कई सारे होते हैं। तो इसमें दो चीज़ों की दो दो स्ट्रीम कह सकते हैं, या फिर दो तरीक़ों के बंदों की ज़रूरत होती है। एक होते हैं टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल जो होते हैं उनको हम कहते हैं बीए, यानी बिजनेस एनालिस्ट, जो कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्लाइंट से समझते हैं। क्लाइंट मतलब अब जैसे मैं अगर बात करूँ बैंकिंग की तरफ से, तो बैंकिंग में और कॉमर्स बैकग्राउंड दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो अब अगर बैंकिंग की बात करें तो अगर कोई भी अपना अकाउंट अगर ओपन करता है तो उसकी कौन कौन से बुक्स में एंट्री होती है। कोई भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है तो उसमें कौन कौन सी बुक्स में उसकी एंट्री होती है। कोई भी अपना करंट अकाउंट अगर ओपन करता है तो उसकी कौन कौन सी बुक्स में एंट्री होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक में जो इंटरनल बंदा है वो आपको बता सकता है, दो जो कि बीए उसको समझता है। और वही सारी चीज़ें टेक्निकल फॉर्मेट में एक आईटी वाले बंदे को समझाता है कि मेरे को इस तरीके का पूरा फॉर्मेट चाहिए, ताकि कल को अगर मेरी कोई एप्लीकेशन, यानी आईटी से रिलेटेड अगर आप जाके देखेंगे, पहले क्या होता था, आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता था। जब भी आप पैसे जमा कराते थे आपको फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद आप पैसे जमा। आज आप सिर्फ और सिर्फ अपना पे, यानी आपका पे ही ऐड करते हैं, जिसको आपको पैसे बेनिफिशियरी जिसको आपको पैसे भेजने उसको ऐड करते हैं और आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट जो है वो बीए बैंक से लेता है। टेक्निकल जो इंजीनियर होता है उसको समझाता है, ताकि वो उस तरीके की कोडिंग करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो इसमें दोनों ही तरीके के, यानी कॉमर्स बैकग्राउंड भी और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड यानी बीए और इंजीनियर तो जो है वो जा ही सकते हैं। तो इसलिए सिंपल टूल जो है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जिसे कहेंगे, तो वो सिंपल टूल की बात करूँ तो ये 3 टूल जो मैंने लिखे हुए हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, टैबलू, पावर बीआई और क्लिकसेंस। ये 3 ऐसे टूल हैं जो कि आज की डेट में रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो रिपोर्टिंग मतलब दो चीज़, अगर मैं आपको दोनों में डिफरेंस ये बताऊं कि रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है। रिपोर्टिंग मतलब जो आप पब्लिश करते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि ये आज हमारा, जैसे मान लीजिए आज एक बैंक है या किसी कोई सी भी कंपनी लीजिए, टीसीएस का नाम लीजिए, कैपजेमिनी का नाम लीजिए, जो हर एक क्वार्टर में अपना प्रॉफिट पब्लिश करती है कि हमारे का इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। ये जो चीज़ें हैं वो इन टूल्स के थ्रू वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो उसे हम कहते हैं सिर्फ और रिपोर्टिंग। और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें भी इसमें रिक्वायरमेंट आपकी इसमें रिक्वायरमेंट यानी कोई भी इस क्षेत्र में जा सकता है। टैबलू, पावर बीआई और क्लिकसेंस, इनमें भी 2 तरीके के मॉड्यूल होते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल। और ये हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं।
चाहे वो आप बैंकिंग लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, टेलीकॉम लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री में इन सब टूल्स का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। पब्लिश रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अब हम बात करेंगे डेटा की, तो डेटा मतलब आपने जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो एक सीए को या फिर ऑडिटर वाले को ये पता रहता है कि मेरे को कौन सी बुक्स में उसकी एंट्री करनी है। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता हूँ, मेरी कौन सी बुक्स में उसकी एंट्री होनी है। अगर मैं अपना करंट अकाउंट को ओपन करता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी बुक्स में उसकी एंट्री होनी है। तो ये होता है आपका जो बैंकिंग वाला बंदा है, ये आपको समझाता है कि भाई ये ये मेरी बुक्स हैं जिसमें कि उसकी एंट्री होगी। तो बीए जो है उसकी रिक्वायरमेंट समझ के फिर टेक्निकल वाले को समझाता है कि भाई मेरे को इस तरीके, टेक्निकल वाले को इस तरीके की टेबल चाहिए या इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, ताकि कोई भी इसमें जब डेटा एंटर करे तो वो मेरे इस टेबल में आए या इस फॉर्मेट में आए। तो वो आपको बीए जो बीए जो है वो अगर कॉमर्स, मेनली बोलूँगा कॉमर्स बैकग्राउंड के जो है वो उसको अच्छे से ज़्यादा समझ पाएंगे, फाइनेंस बैकग्राउंड के, कि वो उनको ज़्यादा पता रहता है कि भाई अगर ऑडिट करना है तो मेरे को कौन कौन सी बुक्स उनकी चेक करनी पड़ेगी, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मेरे जो फिगर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस के साथ मैच करें। तो उसके लिए एक मिनट सा फिरोज भाई, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होती है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो उसके लिए आपके प्री रिक्विजिट रहेगी आपको डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब अगर फाइनेंस में अगर हैं तो आपको फाइनेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को किस तरीके की रिक्वायरमेंट जो है टेक्निकल वाले को समझानी पड़ेगी। डेटाबेस नॉलेज, डेटाबेस नॉलेज के लिए आपके पास जैसे आप ट्वेल्थ में भी शायद आपने पढ़ा होगा या फिर अपने फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन में यानी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में भी आपने पढ़ा रहेगा कि हमारे पास कई तरीके के डेटाबेस होते हैं। ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, या टेरा डेटा है। तो ऐसे कई तरीके के डेटाबेसेस जो है वो हमारे पास मार्केट में आज की तारीख में अवेलेबल हैं। तो अगर उनके पास डेटाबेस की नॉलेज है तो वो एक एडेड एडवांटेज है। अगर नहीं भी है तो अगर सिंपल अगर बात करें तो फाइनेंस वालों को एक्सेल में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक्सेल में आपकी मास्टरी है, एमएस एक्सेल में मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे इसकी मैं बात करूँ, अगर उसमें भी आपकी मास्टरी है तो आप उसमें भी अगर आप मास्टरी है तो उसके थ्रू भी आप आईटी कंपनी में जा सकते हैं। आईटी कंपनी की अगर बात करूँ तो एग्जांपल दूंगा, जयपुर में जैसे जेनपैक्ट है, WNS है, EXL है। हाँ, ये दो तीन ऐसी कंपनी है जहाँ पे फाइनेंस की जो बंदे फ्रेशर हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जिनको कि आप अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये आपको नॉर्मली मिलते ही मिलते हैं, अगर आपको MS एक्सेल की अच्छे से नॉलेज है तो। और दूसरा जो है अगर आप उसमें एज एडवांस यानी बीए फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप MBA करते हैं, MBA इन फाइनेंस करते हैं। तो अगर आपकी डेटा की नॉलेज अच्छी है, यानी डेटा नॉलेज अगर बात करें तो MS एक्सेल में जैसे हम पिवट यूज़ करते हैं या फिर एक्सेल मर्ज करके हम कोई भी डेटा को मर्ज करके फिर चेक करते हैं कि मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि अब अगर मैं इस दो टेबल्स को अगर ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आपको एनालिसिस आपकी जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि अब अगर मैं ये दो चीज़ें टेबल ज्वाइन करूँ तो मेरा रिजल्ट ये आएगा। इससे आपकी मतलब डेटा की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी बढ़ती है तो आप बीए फील्ड में जाके आप आगे टेक्निकल में भी जा सकते हैं। बीए अगर जो बीए जो होता है अगर उसको फंक्शनल नॉलेज में ज़्यादा उनका वेटेज रहता है तो कल को फिर वो फंक्शनल के साथ टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है जिसमें कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, टूल हो या किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जाके वहाँ पे आप इस पे सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये एक लिंक है, उस पर आप जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। नर साहब, और ये सारे जो लिंक्स हैं ये है डेटाबेस की नॉलेज के लिए कि कुछ एक वीडियोस जो मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पढ़े थे। तो ये कुछ एक वीडियोस है डेटाबेस की नॉलेज के लिए कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे उसमें से डेटा आप अगर आपके पास जैसे कंपनी के पास ऑलरेडी सारा डेटा पड़ा रहता है तो आप उसको कैसे उसको फैच करके आप एक रिपोर्ट बना सकते हो या फिर किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये सब आप जो है इस वीडियो ये सब जो लिंक है उसमें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं सैम्पल रिपोर्ट्स हैं जो कि आप किसी भी टूल की तरह, जैसे मैंने जो 3 टूल आपको बताए थे, पावर BI, क्लिकसेंस और एक और पावर BI, क्लिकसेंस और टैबलू। तो ये जो ये सब टूल यूज़ करके आप इनमें से कैसी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आज आप सेल्स कंपनी में यूज़ करते हैं या फिर बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग में अगर आप बैंकिंग में इसको यूज़ करता हूँ
तो बैंकिंग वाले क्या देखते हैं, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट क्या देखती है कि भाई मेरा इस साल का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, मेरे प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई, या फिर मैंने इस साल कितने एम्प्लॉय हायर किए। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट आप इस टूल के थ्रू, इसे हम कहते हैं डैशबोर्ड, इस टूल के थ्रू आप बना सकते हो। डैशबोर्ड, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं, तो ये डैशबोर्ड आप इस टूल के थ्रू आप बना सकते हैं, जो कि ये जो डैशबोर्ड है ये आप पब्लिश करते हैं, यानी मैनेजमेंट जो है वो पब्लिकली अनाउंस करती है कि भाई हमारा इस साल का क्वार्टर के इस साल का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, या फिर जैसे हमारा इस साल का सेल्स कितनी हुई है, या फिर पिछले साल से इस साल में हमारे सेल्स में कितनी मतलब कमी आई है या फिर ज़्यादा हुई है, या फिर हमने कौन कौन से नए अपने सेंटर्स ओपन किए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट इन टूल्स के थ्रू ऐसी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी अब मैं एम एस एक्सेल की बात करूँ, तो एक्सेल में जब आप पिवट यूज़ करते हैं तो उसमें भी कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे आप रो लेबल या फिर आप कैलकुलेशन करते हैं, या फिर आप किसी भी कॉलम पे आप फिल्टर लगा के चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो सेम वही चीज़ें आप टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन टूल में ये होता है कि उसमें थोड़ी एडवांस चीज़ें होती है ताकि डेटा थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल दिखे। तो जैसे आप इसमें कोई सी भी इमेज पे अगर आप देखें तो जैसे भी आप बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, या फिर कंट्री वाइज अगर मेरी कोई कंपनी जैसे अमेज़ॉन एक कंपनी है, उसको ये चेक करना है कि भाई मेरे अपैक रीजन, अपैक मतलब यानी अपना एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब अपैक रीजन होता है। तो इस अपैक रीजन में इस साल का या फिर इस क्वार्टर का कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, तो वो आप मैप के थ्रू बता सकते हैं। तो अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये रिपोर्ट जो है आप ड्रिल डाउन करके, यानी जिस भी आप स्टेट पे क्लिक, कंट्री पे क्लिक करेंगे वो आपको स्टेट तक क्लिक, कंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट वाइज रिपोर्ट दिखाएगा, स्टेट पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट। तो ऐसे करके उसमें फंक्शनैलिटी, ये आपकी एडवांस चीज़ें होती है जो आप टूल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ आप एक्सेल के थ्रू नहीं कर पाएंगे। एक्सेल के थ्रू आप बस इतना बता सकते हैं कि मेरे इस साल का आवाज़ प्रॉफिट ये दब था, रही है या मोनू फिर बना, आपकी आवाज़ दब रही है, आप वो नज़दीक रखो फ़ोन को। हाँ सर, नज़दीक नज़दीक है सब। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेल के थ्रू जो है सिर्फ इतना बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट है वो ये है, लेकिन उसमें किसी को ये नहीं पता चल सकता कि कौन से कंट्री लेवल पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या फिर कौन से एरिया स्पेसिफिक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के थ्रू नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम टूल के थ्रू अचीव कर पाते हैं। तो टूल में थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होती हैं, और इस फील्ड में यानी इस फील्ड में जाने के लिए एलिजिबल टेक्निकल नॉन सॉरी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए थोड़ा सा एडवांटेज ये रहता है, क्योंकि उनको फाइनेंस की थोड़ी सी अच्छी नॉलेज रहती है, और डेटा के यानी फिगर्स की अगर बात करूँ तो फिगर्स की अगर उनको अच्छी नॉलेज रहती है तो उनके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाती है। तो आप जैसे मैंने अभी जो 3 कंपनियों का नाम लिया, जेनपैक, WNS और EXL, ये 3 ऐसी कंपनी है जो कि फाइनेंस वाले जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करती है जयपुर में ही, अगर जयपुर में आप इंटरेस्टेड हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी कई उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सर नेक्स्ट। ओके। और तो इनके लिए प्री रिक्विजिट तो कुछ होती नहीं है, मतलब आप टेक्निकल बैकग्राउंड हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, इसमें मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर्टिफिकेशन जो है इनके लिए थोड़ा सा कंपलसरी रहता है कि अगर आपको इन चीज़ों के लिए, टूल्स के लिए अगर आना है, यानी ये होता है टेक्निकल साइड। टूल्स के लिए अगर बात करें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड में आता है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन थोड़ा सा कंपलसरी होता है। तो हर एक के लिए अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशन, जैसे डब्ल्यू की बात करें तो उसमें 3 लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट। एसोसिएट मतलब जो सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट डेवलपमेंट करता है, यानी काम वही डेवलपर ही होगा, लेकिन एक नॉर्मल रिपोर्ट उनको दी जाती है, यानी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो है वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। और प्रोफेशनल मतलब जिनसे आप कह सकते हैं कि आप एडवाइस, जो अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं कि भाई मेरे को, आप यानी क्लाइंट के साथ अगर आपकी जब मीटिंग होती है तो आप अपने उनको एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप इस तरीके की नहीं, इस तरीके की रिपोर्ट के लिए जाइए ताकि आपको आगे फ्यूचर में इतना बेनिफिट हो सकता है। तो वो उनके एनालिसिस जो पावर होती है, फिर एल्गोरिदम जो है थोड़ी सी डेटा की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो वो जो प्रोफेशनल जो है आपको सजेशन भी दे सकते हैं उसके बारे में कि आप ये चीज़ की बजाय ये चीज़ के थ्रू जाइए, ये चीज़ की बजाय या ये चीज़ के थ्रू जाइए। वो उसे हम प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेट। और स्पेशलिस्ट मतलब जो डेवलपमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखता हो।
यानी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब आपकी रिपोर्ट, आप जब डेटा कहीं से कलेक्ट करते हैं, कहीं आप स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, और उसमें कभी भी नया डेटा ऐड करना, डिलीट करना, जो भी सारी चीज़ें होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो काम होते हैं, वो स्पेशलिस्ट जो है उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। ये हो गए टैबलू। फिर हम बात करते हैं पावर बीआई। तो पावर बीआई में कोई लेवल नहीं होते, बट अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं, सेम आप ये भी कह सकते हैं लेवल की तरह। तो ये नीचे उनके जो साइट लिंक दिए हुए मैंने सर्टिफिकेशन के लिए, कि आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन मैं इसके लिए कर सकता हूँ। और सेम ऐसे ही है क्लिक सेंस, उसके लिए भी 3 लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं, सेंस बिजनेस एनालिस्ट, फिर डेटा आर्किटेक्ट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एनालिस्ट जैसे मैंने अभी बताया कि जो कि जो फंक्शनली स्ट्रांग रहते हैं, जिनको ये पता रहता है कि भाई मेरा अगर बैंकिंग है तो मेरा कौन कौन सी बुक्स में, जैसे अगर बात करें तो एक होती है बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस शीट, या आपकी लिक्विडिटी मेजरमेंट, सिक्योरिटी लैंडिंग और बोरोइंग, ये सारी कुछ एक कॉमर्शियल की कॉमर्स की कॉमर्स की टेक्निकल कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो बिजनेस एनालिस्ट जो जो पोस्ट है उसमें भी जाने के लिए एलिजिबल है। और डेटा आर्किटेक्ट यानी आपका उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों तरीके के, जिनको कि बिजनेस एनालिस्ट की भी, आर्किटेक्ट की, और अपने डेटा को मेंटेन करने की जिसकी सारी जानकारी हो, उसे हम स्पेशलिस्ट कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए भी मैंने आपको जो नीचे दिए हुए लिंक है, आप उसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। ओके, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही इसमें एंटर कर सकते हैं। टेक्निकल तो आप इसके बारे में, टेक्निकल मतलब जो मैंने आपको साइट दी है उसके बारे में पढ़ के और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आप कौन से टूल में आपकी ज़्यादा रुचि है, या फिर अगर इनके अलावा आप रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वो आप उसमें भी जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, जो कि मोस्टली अगर जैसे उनको टेक्निकल में ज़्यादा रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बिजनेस एनालिस्ट स्ट्रीम में भी जाने के लिए जा सकते हैं। उसके बारे में प्री रिक्विजिट जो है वो यही होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो डेटा की है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपका डेटाबेस नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये उसकी एक प्री रिक्विजिट होती है। बिजनेस एनालिस्ट जैसे मूल सिंह जी ने बताया कि आपकी इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज आपको सीधा क्लाइंट के साथ बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट समझनी होती है, इसलिए आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो एक मैंडेटरी है, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके लिए मतलब मोस्टली कंपलसरी है सबके लिए ही, कि अगर आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। अब जैसे ये सब तो मैंने आपको बताया था रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी एक चीज़ है जो कि आप पब्लिश करते हो। पर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग में क्या होता है कि वो आप पब्लिश नहीं करते, वो आप सबमिट करते हो। जो भी आपके रेगुलेटर है उसको आप सबमिट करते हो, इसीलिए वो डिफरेंस होता है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग में। तो जो जैसे रिपोर्ट अगर अभी मैं बात करूँ, जिसमें जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ क्रेडिट स्विस करके एक बैंक है, और वो भी यूएस रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के लिए। तो वहाँ पे सीकार करके एक रिपोर्ट्स आती है, जिसके अंदर कई सारी रिपोर्ट्स आती है, FRY 9C, FRY 14, 15, तो ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स हैं। मैं अभी टेक्निकल में उसके नाम में नहीं जाऊँगा, तो आप इसके बारे में सिर्फ गूगल पे ये सर्च करते हैं सीकार रिपोर्ट्स ऑफ यूएस रेगुलेटर, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं। वो सारी रिपोर्ट्स को जनरेट करना, उसमें जैसे फिगर्स पॉपुलेट करना, तो वो सारा काम जो है वो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के अंडर आता है। तो इसमें कंपिटिटर जो मार्केट में जो है वो है एक्सियम SL, जो कि सबसे बड़ी कंपिटिटर है। और उसके अभी फ़िलहाल जैसे बात करें तो बड़े बड़े जितने भी बैंक हैं, बार्कलेस बैंक हो गया, क्रेडिट स्विस बैंक हो गया, HSBC बैंक हो गया, DBS बैंक हो गया, तो ये कई सारे बड़े बैंक हैं जो कि रेगुलेटरी रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं। बट अभी इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में अभी कोई भी बैंक जो है वो इस रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट जो है पर ईयर की लाइसेंस की वो बहुत ही हाई है। इसकी वजह से अभी इंडियन बैंक कोई भी इसको यूज़ नहीं करता है। तो वैसे इसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बंदे जो हैं यहाँ पे मिलते नहीं हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक जिनका मैंने नाम लिया उनको
हर एक कंपनी को या फिर हर एक बैंक को अपनी जो रिपोर्ट्स है वो अपने रेगुलेटर को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसके के थ्रू सारी फंक्शनैलिटी उनको एक ही चीज़ों में मिल जाती है। एक ही चीज़ में मतलब जैसे अभी ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर को कई सारे बुक्स ओपन करके देखनी पड़ती है कि ये जो जैसे मान लीजिए अगर कोई 100 रुपये की कोई इनकम यानी आपकी 100 रुपये की कोई एंट्री आपके बुक्स में एंट्री हुई है, तो आपको ये वेरीफाई या फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये मेरे जो 100 रुपये हैं वो कहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही टूल के अंदर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जैसे एक्सियम एसएल जो है इस टूल में आप चेक कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है। वो एक ही जगह पे ऑडिटर या फिर रेगुलेटर जो है वो एक ही जगह पे चेक करके वेरीफाई कर सकता है कि अगर ये 100 रुपये की एंट्री हुई है तो ये कैसे आई है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक्स से उसकी एंट्री हुई है, तो वो चेक करके उसमें बता सकता है आपको। तो ऐसे ही इसमें कॉम्पिटिटर जो है वो है मूडीज़ एनालिटिक्स, ऑटोरैक, साइनर रेगुलेटर रिपोर्टिंग। तो ये हर एक ये जितने भी मैंने रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के नाम लिए एक खुद कंपनी है जिन्होंने अपने खुद के नाम से ही ये रिपोर्ट्स निकाली है। बस इसमें एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही बोलना चाहूँगा कि रिक्वायरमेंट इनकी बहुत हाई है और बंदे इनको मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि इसके लिए स्टडी मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने इसमें काम किया है या जो अभी कर रहा है वही इसके बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग या फिर इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाएगा। तो बस इसका डिसएडवांटेज यही है। और अगर बात करें इनकम के से, तो इसमें इनकम जो आप जैसे एक रेगुलर इंजीनियर की बात करें, जैसे फ्रेशर की अगर बात करें, तो अगर उनका टेक्निकल इंजीनियर फ्रेशर लगते 4 से 5 लाख का अगर उसका पैकेज रहता है, तो आप उसको डबल करके कह सकते हैं कि रेगुलेटरी रिपोर्टिंग में अगर वो जाता है तो उसको डबल ही पैकेज मिलेगा, क्योंकि इस टूल की रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक। नरसा, हाँ नरसा, मेरी हाँ तरफ से थैंक अब यू मेरा मनुमना। तो जैसे आज आज अच्छी चीज ये बताई दो प्रेजेंटर्स ने हमारे कि आपको ना नॉन टेक्निकल वालों के पास भी अपॉर्चुनिटी है आपके स्टॉक से आईटी हाँ हाँ आईटी फील्ड में जाने के लिए। तो हमारी ये कोशिश रहेगी आगे वाले सेशंस में भी कि हम लोग कोशिश करें, जो कि राजस्थान या अपने वाले जो समाज वाले बच्चे हैं उनको देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि टूल बेस वगैरह की ज्यादा नॉलेज शेयर करें। लेकिन हम काफी लोग टेक्निकल बहुत ज्यादा हैं, तो हमें टेक्निकल भी हम कुछ लोग होंगे जो बच्चे हमारे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम वो सेशंस भी देते रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक भी नेक्स्ट शनिवार जो आ रहा है उसमें भी कोई ना कोई सेशंस आपके लिए लेके आए। तो पोस्ट रेवंत सर डाल ही देते हैं, जनरली वेडनेसडे तक हम लोग पोस्ट डाल देते हैं। तो आप प्लीज इस वाले पेज पर बने रहें ताकि आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलते रहें। और हम कोशिश करते रहेंगे कि नए नए टूल्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम आपको अवगत कराते रहें। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें skf.tech@gmail.com पर हमें मेल लिख सकते हैं। किसी को जानकारी लेनी है कि एक बार मुझे बात करनी है किसी से, मैं इस फील्ड में इच्छुक हूँ, तो वो हमें skf, मैं वापस कमेंट कर दूंगा, skf.tech@gmail.com। तो आप हमें उस तरह से संपर्क कर सकते हैं, हम फिर आगे आपको हेल्प कर सकते हैं। हाँ नरसा, मैं रेवंत एक साहब। बात पूछ रहा था कि जैसे हाँ ये साहब। दोनों चीज़ें आज बताई, इन दोनों के लिए मान लो कोई फ्रेशर बीए है या फ्रेशर बीकॉम है या फ्रेशर बीएससी है, कोई ग्रेजुएट लड़का है, तो उसको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? तो जैसे पहले है वो जो वर्कडे वाला टूल है, ये टूल है एक्चुअली, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मूलसा ने बताया कि आप वहां पर कुछ कंपनीज हैं जो उसको कराती है, तो वो अगर वो सिर्फ वो टूल भी सीख ले तो उसकी आईटी में एंट्री हो जाती है। जैसे फिर सेकंड है, अपने मोनू मुन्ना ने बताया कि 2-4 एनालिटिक्स के टूल्स हैं, पावर बीआई है, टेबुला है, और दो तीन टूल्स है। अगर सिर्फ उनको टूल्स भी सीख लें, वो सर्टिफिकेशन भी कर लें, तो आप एंट्री कर सकते हो आईटी में, और बाद में आप आगे कर सकते हो। जैसे उनका है कि रिपोर्टिंग वाले टूल वो नहीं है, मतलब कि जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग वाले टूल्स की ऑनलाइन या सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, लेकिन कम से कम आप बिजनेस एनालिटिस्ट होके आप अंदर घुस जाओ और फिर ये टूल्स है ना कंपनी अपने आप सिखा देगी आपको। सो ऐसा भी किया जा सकता है।
हाँ, तो एक्स्ट्रा उनको ये बिल्कुल। टूल्स सीखने और पड़ेंगे। हाँ हाँ, मूर्खा। जी जी, मैं एक चीज और ये बताना चाह रहा था कि अगर इस तरह की चीजों में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इन कमिंग डेज, मतलब आने वाले दिनों में हमारा और नर्सा और पवनसा का हमारा ये प्लान है कि वंस वी हैव द राइट ऑडियंस, मतलब अपने पास राइट बंदे हैं जिनका इंटरेस्ट है इस टेक्नोलॉजी में, उनको हम रेगुलर क्लासेस या कोचिंग्स या वो प्लान भी हमारा है, पार्ट बी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस पे मेल कर सकते हैं और हम उनके फिर रेगुलर क्लासेस, जैसे मान लो कि एक बंदा रेगुलेटर या 4 बंदे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग वाले आ गए, तो हम उनके लिए अलग से सेशन ऑनलाइन करवाना शुरू कर देंगे या एज एंड व्हेन जो भी डिमांड होगी। तो उसके लिए भी हम सब रेडी हैं, मतलब हमारा वो भी प्लान है, राइट सर? सर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बोला। ठीक है। तो मतलब हमारे लोगों को इतना ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं, कहाँ सीखें, कहाँ जाएं। ये जो सेशन है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, और इसके बाद में जब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम फिर इनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स या जो भी आगे के हैं तो हम अवेलेबल हैं उन चीजों के लिए। उनको भटकने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। उसके लिए ईमेल आईडी नर्सा ने दी है, तो इस पे इंटरेस्टेड लोग मेल कर सकते हैं और फिर हम उनको आगे विल प्लान आउट की भाई कैसे क्या करना है हम लोगों को। ये जो वेबिनार आप अपनी हो रही है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि आपको परिचय दे दें ये चीज़ है। अब इससे आगे यदि आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो आप जो नर्सा ने अभी मेल आईडी बताई है उस मेल आईडी पे आप अपना भेजें, तो संबंधित आदमी से नर्सा आपको कनेक्ट करवा देंगे, और कनेक्ट होने के बाद फिर आपका जैसी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। और कोई बात नर्सा? नहीं, मेरी तरफ से आई थिंक हमें जो कवर करना था हमने वो कवर किया दोनों सेशंस, और कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। अगले शनिवार को फिर अपन करेंगे। थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ें हैं इसलिए लोगों को थोड़ी कम समझ में आती हैं, लेकिन निवेदन मेरा फिर यही रहेगा कि अपन इस चीज़ को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। शायद कोई ग्रेजुएट लड़का जो आज इस पर नहीं जुड़ा हुआ है और उसकी थोड़ी सी भी रुचि हो, तो वो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आप लोगों को किसी ने भी यदि उस मेल आईडी पे मेल किया है तो उस व्यक्ति से आप बात करते हैं और बात करके फिर उसकी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार उसको ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फिनलैंड में बैठा हुआ आदमी, कोई यूके में बैठा हुआ आदमी, कोई कुवैत में बैठा हुआ आदमी, या कोई बेंगलोर में बैठा हुआ आदमी, या कोई पुणे में बैठा हुआ आदमी हमारे लिए उपलब्ध है। आवश्यकता इतनी सी है कि हम थोड़ा सा रीच करें। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि अपने लोगों को भी, जैसे मैं सुन रहा हूँ तो सुनते सुनते यूँ लगता है कि क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है किसी को इस चीज़ की आवश्यकता, और है ही आवश्यकता, रोजगार की सबको आवश्यकता है। और ये छोटी छोटी, जैसे इन्होंने अभी मोनू बना ने कहा है कि 4-5 लाख तो इंजीनियर को मिलती है और इसमें जस्ट डबल है, तो अब जस्ट डबल, हमारे को तो 22 साल हो गए नौकरी करते हुए तब भी नहीं पहुंचे अभी तक जस्ट डबल तक। ठीक है ना? तो इतना आसानी से इधर बढ़ सकते हैं, इसलिए हम यदि कहीं भी इसमें ब्रिज बन सकते हो तो उसका प्रयास करें। आप लोग अपनी तरफ से सोर्स डेवलप करके अपने तक पहुंचा रहे हैं, इतनी पीपीटी वगैरह तैयार करते हैं, आपस में बात करते हैं, फिर अपना समय निकालते हैं, हम लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। हम सब लोग इसका उपयोग करें। आज कोई प्रश्न वगैरह ज़्यादा